तो चलते हैं हमारे शिवराज और रूहानी के मोहब्बत भरी दुनिया में। अब आगे। शिवराज उठा और अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ते हुए बोला, बाऊजी का हुआ कुछ हो बात है का? प्रयाग ठाकुर अपने भैया की ओर चिंतित भाव से देखे, जिसे देख शिवराज अपने बड़े पापा को देखते हुए कहे, बड़े पापा क्या हुआ है, बताइए, बाऊजी तो कुछ कह नहीं रहे। धर्मवीर ठाकुर माथे को मसलते हुए शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहे, हम बताते हैं, आओ बैठो पहले। वो आकर सोफे पर बैठ गए। वहीं शिवराज उनके पास झुककर कहा, अब तो बताइए क्या बात है? धर्मवीर ठाकुर गहरी सांस लेकर कहे, ओ दिल्ली का फैक्ट्री है ना हमारा। हाँ तो क्या हुआ वहां? उसने पूछा तो वो बोले, हमारी मैनेजर वहां से बात हुआ है कि कोई वहां घोटाला किया है। ये सुन, शिवराज के चेहरे पर जहां कुछ समय पहले साधारण भाव थे, वहीं अभी आक्रोश भरे भाव आ चुके थे। किसने की हमारे फैक्ट्री के साथ छेड़खानी? बस नाम बताइए उसका। एक बार शिवराज ने गुस्से भरे स्वर में कहा। वही रूहानी खाना टेबल पर लगा रही थी। उसने भी भांप लिया था कि शिव इस वक्त कितना गुस्से में है। हमें तो नहीं पता, लेकिन तुम पता कर सकते हो। शिवा प्रयाग जी ने पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए शालीनता से कहे तो शिवराज की नजरें एक पल के लिए रूहानी पर चली गईं, जो पलके झुकाए परेशानी से काम कर रही थी। उसे शिव को गुस्से में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बड़ों के बीच शिव से बात भी नहीं कर सकती थी। उसकी नजरें रह रहकर उठ जा रही थी। रेखा जी और माधवी जी आकर बाकी का संभालने लगी तो वही प्रयाग जी शिव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बिटवा कुछ चाहिए का बोल दे, हम बहुरिया को। ना, नहीं, कुछ नहीं। शिवराज ने तुरंत नजरें हटाते हुए कहा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर हम शाम तक दिल्ली के लिए निकलते हैं। यह सुन रूहानी के हाथ काम करते हुए रुक गए। शिवराज का दिल्ली जाने का सुन न जाने उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे उसका दिल उसे जाने को राजी ना दे रहा हो। रेखा जी माधवी से कही, जीजी अभी तो दोनों की शादी हुई है। लेकिन तुम तो जानती ही हो, शिवा कभी बड़ों की बात नहीं टालते और हमारे पतियों को काम कितना प्यारा है, तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। माधवी जी ने रेखा जी को देखें कहीं और प्लेट लगाने लगी। वही सभी आकर बैठ चुके थे। सभी घर के औरतों ने खाना परोसा तो सभी खा रहे थे। वही शिवराज बैठा था। उसने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला था। वही प्रयाग ठाकुर ये देखकर कहेगा, आज भी खाने का मन नहीं है क्या? शिवराज कुछ सोचते हुए उठा और कहा, नहीं, हमें थोड़ा काम है, हम रूम में खा लेंगे। कहकर शिवराज उठकर सीढ़ी की ओर चला गया। वही जयावंती देवी ये देखकर रूहानी से बोली, बहुरिया जरा हमारे पोते को खाना खिलाओ, पक्का किसी का मुंह देखकर उनका मन खराब हो गया होगा। आया था, माँ खाना पर ध्यान दीजिए ना, उन्हें कुछ काम आया है। धर्मवीर जी बात को संभालते हुए कहे और माधवी जी को देखकर बोले, तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो, जाओ जाकर उन्हें पराठे दो। माधवी जी जल्दी से उनके पास आकर और पराठे परोसने लगी। वही जयावंती देवी घूरते हुए माधुरी को देख रही थी। वही पायल एक हाथ से खाते हुए दूसरे हाथ से फोन चला रही थी, जिसे देख धर्मेंद्र जी ने गुस्से का घुट पीते हुए कहा, बेटा खाते वक्त फोन नहीं चलाते ना, वरना खाने का अनादर होता है। चला लेने दो महेंद्र, बिटिया है हमारी, बिटिया तुम आराम से चलाओ। धर्मवीर जी पायल से बड़े ही अपनेपन से कहे। धर्मवीर जी की बात सुनकर पायल ने हल्की सी हंसी छोड़ दी और फिर दोबारा फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ा ली। उसके अंगूठे इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे किसी से बहुत जरूरी बात कर रही हो, या शायद किसी से छुपकर चैट। उधर जयावंती देवी धीरे धीरे थाली में दाल मिलाते हुए बुदबुदाई, बिटिया पूरा दिन बस टिप टिप करती रहती है फोन में, न खाने का पता न घर का। कल को कोई पूछ ले कि क्या पक रहा है घर में तो बता भी न पाएगी। माधवी जी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, माँ जी आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, रहने दीजिए ना। हमका पता है, जयावंती देवी ने हल्का सा झिड़कते हुए कहा, पर बिटिया होके इतना भी फोन से चिपकना ठीक नहीं। जब देखो सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, पूरा दिन आंखिया फोन में गाड़े रहना जरूरी है का? धर्मेंद्र जी ने पायल को एक बार फिर घूर कर कहा, पायल कम से कम 2 रोटी खा लो, फोन बाद में भी देख सकती हो। पायल ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ,
खा रही हूं ना पापा। बस 1 मिनट। उसने रोटी को हल्के से तोड़ा भी नहीं था, बस हाथ में पकड़ा था और दूसरी हथेली फोन पर ही नाच रही थी। रूहानी खाने की प्लेट लेकर उसके पीछे से जाने लगी तो पायल चौंक कर एक और देखी, फिर अचानक फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया और खाने लगी। जयावंती देवी ने आंखें छोटी करके कहा, काहे, किससे बात कर रही थी बिटिया? हाथ तो ऐसे चल रहे थे जैसे कोई सवाल जवाब की किताब लिख रही हो। पायल ने होंठ भींच लिए। दादी, आप भी ना हर चीज में शक कर लेती हो। हम शक कब कर रहे? वो धीरे धीरे अपने आप से बोलते हुए फिर बुदबुदाई, कुछ गड़बड़ तो है। लड़की के चेहरे पर देखे से ही पता चल जाता है। ऊ भी जब पूरा दिन टिप टिप करे फोन में। धर्मवीर जी ने बात को हल्का करते हुए कहा, अरे मां छोड़िए, बिटिया है हमारी, फोन चला भी ली तो क्या हुआ? तुम काहे रूकी हो? जाओ, शिवा को जल्दी खाना खिला दो। जयावंती देवी जी ने खुद को शांत करते हुए रूहानी को कहा, जो कुछ पल के लिए रुक गई थी। रूहानी तुरंत रूम में आई और आसपास देखते हुए कहीं शिव कहाँ गए। आए तो रूम में ही थे। वो थाली लेकर टेलर पर रखी और पल्लू को हटाकर कमर में खोसते हुए बालकनी में आई और पर्दों को हटाते हुए कहीं शिव। लेकिन बालकनी पूरी खाली थी। वो हैरानी से देखी, फिर मुड़कर रूम में आई और साथ में बने कसरत वाले रूम में गई। उसे पूरा यकीन था उसका शिव वहां जरूर होगा, लेकिन रूम भी पूरा खाली था। वो शिव पर हाथ रखे बाहर आते हुए कहीं कहा गए, शिव आप, और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन कहीं भी ना पाकर वो बस सिर को झुकाए सामने दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक किसी के कठोर सीने से उसका सिर जा लगा। आज के लिए छोटा पार्ट ही, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 भागों में एक भी कमेंट नहीं किया। कंटिन्यू। तो चलिए चलते हैं शिवराज और रूहानी के सफर में। रूहानी का सिर उस कठोर सीने से टकराया जैसे कोई नाजुक फूल पत्थर से जा भिड़ गया हो। एक पल को उसकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगता था कानों में कोई ढोल बज रहा हो। वो पीछे हटने की कोशिश में लड़खड़ा गई, लेकिन उन मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया था। रूहानी की पलकें ऊपर उठी तो देखा वहां शिवराज खड़े थे, बिना शर्ट के, सिर्फ ट्राउजर में। उनका बदन जैसे किसी मूर्तिकार ने तराशा हो। मजबूत कंधे, चौड़ी छाती और वो पानी की बूंदें जो बाथरूम से लौटने की गवाही दे रही थीं। सूरज की रोशनी बालकनी से अभी भी आकर उनके बदन पर चमक रही थी, मानो सोने की परत छड़ी हो। शिवराज की आंखों में चिंता थी, लेकिन होठों पर वो हल्की मुस्कान जो हमेशा रूहानी को पिघला देती थी। उन्होंने झुककर उसके माथे को हल्के से छुआ जहां टक्कर लगी थी और धीरे से फूंक मारते हुए पूछा, रूह, तुम्हें लगा क्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? उनकी आवाज में प्यार और परवाह भरी थी, जो रूहानी को हमेशा भीतर तक गुदगुदाती थी। रूहानी जो एक टक उसके बदन को निहार रही थी। रूहानी की आवाज में हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं शिव, वो बस अचानक मैं आई और आप अचानक आए तो टक्कर हो गई। उसके शब्द जल्दी जल्दी निकले, लेकिन नजरें अभी भी जमीन पर टिकी थीं। गालों की लाली अब गर्दन तक फैल चुकी थी और हाथों में थाली हल्की हल्की कांप रही थी। उसने पहली बार शिव को यूं देखा था जिससे उसकी सांसें बढ़ चुकी थी। वहीं शिवराज ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, क्या तुम हमें ढूंढ रही थी? शिव के हाथ का स्पर्श पाकर रूहानी खुद को कंट्रोल करते हुए, बिना उसे देखें कहीं वो आपके लिए खाना लाए थे, खा लीजिए। हम बस खाना। शिवराज ने अपनी उंगली से उसकी उंगली फंसाते हुए कहा, जैसे कोई रेशमी धागा बंध गए हो। फिर दूसरे हाथ से उन्होंने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया, इतने नरम स्पर्श से कि रूहानी की सांसें फिर थम गईं। अब उनकी आंखें आमने सामने थीं। शिवराज की गहरी शांत आंखें रूहानी की शर्मीली नम आंखों में डूब रही थीं। अब सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज थी। वहीं रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई पंछी पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। वो चाहकर भी नजरें नहीं झुका पाई। शिव की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे बांधे रखता था। रूह। शिवराज ने धीरे से उसका नाम लिया, आवाज इतनी कोमल कि हवा में घुल गई। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। रूहानी की पलकें झपकी, आंसू की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क आई। शिव, आप दिल्ली जा रहे हैं ना? मैं कैसे रह? शब्द अधूरे रह गए। वो बस उनकी आंखों में देखती रही, जैसे सारी बातें आंखें ही कह रही हों।
शिवराज ने उसकी ठोड़ी छोड़ दी, लेकिन हाथ नहीं। उन्होंने रूहानी को धीरे से अपनी ओर खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनका गीला बदन अभी भी ठंडक दे रहा था, लेकिन बाहें गर्म थीं। रूहानी का सिर उनके सीने पर टिका था और वो अपने शिव की दिल की धड़कन सुन रही थी। धीमी थी, लेकिन इस पल में उसके लिए पूरी दुनिया। हमने क्या कहा था कि इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। शिवराज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, और रही बात दिल्ली जाने की, तो बस 2 दिन की बात है रूह, बस 2 दिन, फिर लौट आएंगे। रूहानी को उनका स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि वो और करीब सिमट गई। पहली बार वो इतने करीब, इतने बेपनाह तरीके से अपने पति की बाहों में थी। चेहरा शर्म से लाल, आंखें बंद, लेकिन दिल में एक सुकून सा फैल रहा था। ये गर्माहट, ये सुरक्षा, ये सब कुछ नया था, लेकिन इतना अपना कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। शिवराज ने उसके माथे पर प्यार से चूमा और फिर धीरे से उसे थोड़ा दूर किया। चलो खाना खा लो। नहीं, आप खा लीजिए, रूहानी ने पलकें झुकाए शर्म से आवाज दबाते हुए कहा। उसकी लाली अभी भी गालों पर खेल रही थी। शिवराज ने उसके लाल गालों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, रूह, तुम शर्मा रही हो? रूहानी ने जल्दी से नामे सिर हिलाया, लेकिन सिर और झुक गया, जैसे कोई छोटी बच्ची पकड़ी गई हो। शिवराज ने हल्के से हंसते हुए उसके लाल गाल को उंगली से छुआ। वो स्पर्श इतना हल्का कि बस एक झोंका सा लगा। ये लाली, ये शर्म मेरी रूह को और भी खूबसूरत बना देती है। फिर अचानक रूहानी की नजर फिर उनके सीने पर गई। शर्म से उसकी सांसें एकदम उखड़ गईं। वो हड़बड़ाकर बोली, शिव, आप शर्ट पहन लीजिए ना। शिवराज ने उसकी ये नन्ही सी फरियाद सुनी और गहरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा जी, हम अभी पहन कर आते हैं। वो मुड़कर अलमारी की ओर चले गए। रूहानी अकेली रह गई तो उसका हाथ अनायास अपने सीने पर चला गया, जैसे अपनी तेज धड़कनों को शांत कर रही हो। कुछ पल पहले की वो झलक, शिवराज का वो मजबूत तराशा हुआ बदन आंखों के सामने बार बार आ रही थी। गाल और भी गर्म हो गए। शर्म से वो दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और बुदबुदाई, हाय राम, मैंने ऐसा क्या देख लिया। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। शिवराज एक सादा सफेद कुर्ता डालकर लौट आए थे। कुर्ता उनकी कद काठी पर इतना अच्छा लग रहा था कि रूहानी की धड़कनें फिर तेज हो गईं, लेकिन अब कम से कम शर्म थोड़ी कम थी। वो जल्दी से थाली उठाई और उनके पास पहुंच गई, सिर अभी भी झुका हुआ। अब खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। शिवराज ने थाली ली, लेकिन पहले उसका हाथ पकड़कर खुद के पास खींचा और सोफे पर बिठा लिया और थाली अपनी गोद में रख ली। फिर उन्होंने एक पराठा तोड़ा, उसे आलू की सब्जी में डुबोया और बड़े प्यार से रूहानी के होठों के पास ले जाकर कहा, हम नहीं आ जाते तब तक समय समय पर खाना खाना, ऐसा ना हो कि हर वक्त बस काम में लगे रहो। रूहानी ने शर्माते हुए मुंह खोला और निवाला खा लिया। उसकी आंखें अभी भी झुकी हुई थीं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शिवराज ने दूसरा निवाला खुद खाया, फिर तीसरा, फिर रूहानी को खिलाया। वो ऐसे खिलाते जा रहे थे जैसे कोई छोटी बच्ची को खिला रहा हो। और हाँ, वो आगे बोले, रात को सोते वक्त दरवाजा अच्छे से लगाकर सोना। कोई जरूरत हो तो दादी से कह देना, बाकी हम दादी से कह देंगे। रूहानी चुपचाप सुनती रही और चुपचाप खाती रही। शिवराज ने आखिरी निवाला उसके मुंह में डालते हुए बोले, फोन हमेशा अपने पास रखना, हम कॉल करेंगे। हम्मा रूहानी ने धीरे से कहा, जिसे सुनकर शिव पानी का गिलास उठाकर उसे पिलाते हुए कहा, पत्नी, अगर तुम कहो तो हम न जाएं। यह सुन रूहानी जल्दी से कहीं नहीं, आप जाइए। शिवराज मुस्कुराते हुए उठा और कुर्ता ठीक करते हुए कहा, अच्छा, हमें थोड़ा काम है, हम शाम से पहले आ जाएंगे। रूहानी उठी और धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि शिवराज के जाने से उसका दिल कितना बेचैन था। शिवराज दरवाजे पर जाकर रुका और मुड़कर देखा तो रूहानी खड़ी उसे ही निहार रही थी। पत्नी जी, जाने से पहले हमें कुछ चाहिए। शिवराज यह बात बड़े ही प्यार से कही थी और उसके सुर्ख लाल होठों को देखते हुए, जिसे एक पल भी रूहानी को समझने में नहीं लगा, वो पलके झुकाए शर्मा गई। वही तभी उसके कानों में गेट बंद होने की आवाज आई, जिसे सुन वो समझ चुकी थी, शिवराज कमरे से बाहर जा चुका है। रूहानी फौरन आईने के पास आकर खुद को निहारने लगी। वही खुद में ही लजा गई।
शिवराज जेब में पिस्तौल रखे घर से बाहर जाने लगा तो जयावंती जी बोली, बेटवा खाना खा लिए ना? जी दादी, हम बाहर जा रहे हैं। अभी आप किसी नौकर से बोल दीजिएगा कि हमारा 2 दिन का सामान पैक कर देंगे। शिवराज ने बड़े ही शांत स्वर में कहा और बाहर आकर थार में बैठकर निकल गया। रेखा जी कुछ नौकरी से की रही थी कि छत पर गेहूं अच्छे से पसा दे। वही जयावंती देवी उसे देखकर कहीं, दिन रात काम काम, बस काम बहुरिया, तुम तो हमारे बेटे को वश कर नहीं पाई। हमार पोता बहू भी सेम टू सेम है। माँ जी, अब हम क्या कहे, आप तो जानती ही हैं, ये तो हमारी बात मानते नहीं। और शिव, उनकी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा घर और काम में संतुलन बनाने में। रेखा जी ने धीरे से कहा। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। कौन गिर गया रे? जयवंती देवी अपनी लाठी लेते हुए उठी और रेखा जी जल्दी से उस ओर भागी। कमेंट में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? कंटिन्यू।